नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी आदमी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चूहा। चूहा का हृदय धड़कन सबसे तेज होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन नंबर डी सही है, सुक्रोज के रूप में। रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्षारीय होता है रक्त। जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 हो या 7 के बराबर हो वह उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान उदासीन होता है, यानी 7 होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो वह अम्लीय कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त क्या है, तो रक्त ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार रक्त ऊतक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है। फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि है। आरबीसी की जीवन अवधि है। आरबीसी यानी लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 180 दिन, ऑप्शन सी 80 दिन, ऑप्शन डी 220 दिन। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ है। पारिकेडियम से, ऑप्शन नंबर ए सही है, पारिकेडियम से। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाल रक्त कण आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? लाल रक्त कण आरबीसी। अगला प्रश्न है, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लोएम। भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? तो फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लोएम के द्वारा होता है।
रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटेटिक्स। प्लेटेटिक्स ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर सी सही है, हरे पौधों में। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 होता है। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? नमक। ऑप्शन नंबर सी सही है, नमक। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेल्यूलोज। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कास स्कूटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है एनामेल। ऑप्शन नंबर बी सही है, एनामेल। इनामेल। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बोहाइड्रेट। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। पर्णहरित
सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्मित सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। CO2 से नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मृतजीवी। मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्र में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत। किसी वस्तु का प्रतिबिंब। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। यानी प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप, रेटिना, यानी दृष्टि पटल भी से कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। आंख व्यवहार होता है, यानी आंख किस तरह व्यवहार होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि आंख में कौन सा लेंस लगाया जाता है या पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अभी तुरंत सीखे हैं आप, जाने हैं, पहले से भी जानते होंगे, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रोही नहीं होता उसे कहते हैं?
अंत बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनते हैं वह है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी सही है, दृष्टि पटल कहते हैं और रेटिना इसी को भी कहा जाता है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह होता है दृष्टि पटल यानी रेटिना। ऑप्शन नंबर डी सही है। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य आंख रेटिना पर या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनने वाला कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा पूछ दिया जाएगा आपको कि आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो आप सभी जानते हैं कि आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो किसके द्वारा बनता है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अभिनेत्र लेंस से बनता है, अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन आपके सामने है, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। तो आंख का रंगीन भाग होता है परितारिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूर एक मतलब प्रश्न कर रहा है कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी यानी एक आंख के लिए अधिकतम दूरी कितना दूर तक देख सकते हैं? तो अनंत, दूर बिंदु अनंत। यही अगर पूछता कि एक स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम बिंदु या न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेमी होती है। यानी आंख के पास से 25 सेमी की दूरी पर देखिएगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। अगर आप ज्यादा आंख के करीब यानी पास लाइएगा तो साफ साफ दिखाई नहीं, धुंधला देगा। उसका 25 सेमी जो है कि दूरी रहना चाहिए। यह हो गया आपका न्यूनतम दूरी। और अधिकतम पूछे तो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन अधिक होता है? तो नीला। ऑप्शन नंबर बी सही है, नीला। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है धारा, ऑप्शन नंबर बी है आवेश, ऑप्शन नंबर सी है विभव, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत शक्ति। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है मोटर, ऑप्शन नंबर सी है जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टमीटर। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है, आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम, 1 जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, वोल्ट, जूल प्रति सेकेंड या जूल प्रति घंटा? वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिट। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 1 वाट निम्नलिखित में से किसका तुल्य है? 1 वाट निम्नलिखित में से किसका तुल्य है? एक VA। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर कितना होता है? 10⁻⁻ एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग होता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है नर्म लोहा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नर्म लोहा। नर्म लोहा का प्रयोग होता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए, नर्म लोहा। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप। घरों में
हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ऑप्शन नंबर ए है 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। ऑप्शन बी है 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। ऑप्शन सी है 220 वोल्ट पर पर्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर पर्यावर्ती धारा होती है। तो बताइए कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है आइरिस। तो बताइए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है या पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना हो जाएगा। रेटिना को ही कहा जाता है दृष्टिपटल। अगला प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ आंख के दूरबिंदु, एक स्वस्थ आंख के दूरबिंदु होता है 25 सेमी, 0, 250 सेमी या अनंत। तो दोस्तों जब भी पूछे कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु या दूर अधिकतम कितनी होती है, तो आंख के लिए अधिकतम बिंदु या दूर बिंदु होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत हो जाएगा। अगर यही पूछता कि एक स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु, तो 25 सेमी होता है। 25 सेमी से आप ज्यादा आंख के करीब लाइएगा तो आपको धुंधला दिखाई देगा। जैसे ही आप 25 सेमी से ज्यादा पार कर दीजिएगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत और निकटतम बिंदु होता है 25 सेमी। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न का रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है। यह जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो वास्तविक स्रोत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। या तो फिर आपको पूरा अगर पूछा जाए तो सूर्य हो सकता है, सूर्य होगा, इनमें दिया है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, फैराडे। अगला प्रश्न देखिए जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है समीकरण CaCO3S उष्मा CaOS प्लस CaG किस प्रकार का समीकरण है। तो किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों को विघटित होकर
कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऊष्मक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से पीएच कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का पीएच मान देता है? यानी कि क्षारक पूछा जाए तो क्षारक जो होता है 7 से अधिक होता है, अम्लीय जो होता है 7 से कम होता है, उदासीन जो होता है 7 के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 13 हो जाएगा, क्योंकि क्षारीय 7 से अधिक होता है और 7 के बराबर होता है उदासीन। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? 7, तो उदासीन। और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो ओ धातु पूछा गया है तो ब्रोमीन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रोमीन। अगर सिर्फ पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो पारा होता, पारा, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पूछा गया है ओ धातु तो ब्रोमीन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जंगली जानवर को उपभोक्ता के रूप में रखेंगे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही है, मृतजीवी। कवक में कौन सी पोषण की विधि है? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? यकृत में। ऑप्शन बी सही है। मानव में डायलिसिस थैली है? मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है, नेफ्रॉन। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निम्न आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परमाणु संख्याओं के। परमाणु संख्याओं के। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आवर्त। आवर्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवर्त। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है?
निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, Fe। सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षार धातु। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो Fe यानी लोहा। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह भी प्रश्न हो चुका था। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। सोने की परमाणु संख्या है, सोना की परमाणु संख्या है, सोने की परमाणु संख्या है 79। ऑप्शन नंबर सी सही है, 79। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, सोना 79। प्रश्न है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, 6। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। मुद्रा धातुएं, मुद्रा धातुएं। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुद्रा धातुएं। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर ए सही है, 18। आधुनिक आवर्त सारणी के पृष्ठम आवर्त में षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होगी। आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होगी तो 32। ऑप्शन नंबर सी सही है, 32। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी बांटी है। आधुनिक आवर्त सारणी बांटी है 4 ब्लॉक में। 4 ब्लॉक में आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं, उन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं, उन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? एफ ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी सही है, एफ ब्लॉक। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।